Good morning, everyone. Dear मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हम कैंसर रिलेटेड डिसीज़ कंडीशंस को डिस्कस कर रहे थे और अभी हम कंटिन्यूअसली कैंसर रिलेटेड कंडीशंस को ही देखेंगे, क्योंकि कैंसर रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो कॉलन कैंसर हो, लीवर कैंसर हो, स्टमक कैंसर हो, इंटेस्टाइनल कैंसर हो, ओरल कैंसर हो, ये कैंसर रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के अंदर कॉमन है, राइट। क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ईयर के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर कॉलन कैंसर है। जब हम किसी और ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर की बात करेंगे तो वो न्यूरोलॉजी कैंसर के अंदर आ जाएगा, न्यूरोलॉजिकल यूनिट के अंदर आ जाएगा। और थर्ड ईयर के अंदर ऑन्कोलॉजी के अंदर सारे जितने भी ऑर्गन हैं जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली कैंसर पाए जाते हैं, या अपन ये ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन जिनके अंदर बहुत यूजुअली उन ऑर्गन के अंदर कैंसर के केसेस हमको प्रैक्टिकल फील्ड में देखने को मिलते हैं, राइट। तो हम कैंसर रिलेटेड उन सारे कैंसर्स को हम पहले पढ़ेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में होते हैं, राइट। इनके केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं हॉस्पिटल्स में और रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं ये कैंसर, राइट। तो हम लेते हैं आज कॉलन कैंसर, हमारा टॉपिक है कॉलन कैंसर। तो इस कॉलन कैंसर के टॉपिक में हम देखते हैं कि एक्चुअल में कॉलन क्या है, राइट। कॉलन क्या है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कुछ नोटिस है आपके लिए, उसको मैं पहले बता देना चाह रहा हूँ, राइट। और नोटिस है ये, इस नोटिस के दौरान मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि अटेंडेंस, फर्स्ट पॉइंट आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ अटेंडेंस के बारे में। जो लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं, राइट, जिन लोगों को अभी भी इग्नोरेंस करना है, उनके लिए ये खास नोटिस है कि आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि अभी आपका अटेंडेंस जो है वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, ऑफलाइन रिकॉर्ड हो रहा है, और ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लर्निंग का एक ही मेथड है और वो है ऑनलाइन लर्निंग मेथड, राइट। इसलिए आपको इन क्लासेस को सीरियसली लेना है। हम इतनी सारी जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए कर रहे हैं। आपको अपने घर पर बैठकर सिर्फ 45 से 50 मिनट की जो क्लास है वो अटेंड करनी है, ताकि आपका कोर्स कंप्लीशन रिलेटेड कोई इशू ना रहे, राइट, और आप पर बर्डन ना बढ़ जाए, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आपको अपनी अटेंडेंस के लिए एसएमएस करना है, राइट। आपको अपनी अटेंडेंस के लिए एसएमएस करना है, और एसएमएस किस तरह का करना है कि आपने, जैसे मैंने क्लास अपलोड की अभी, राइट, अभी आपने क्लास को देखा से मतलब नहीं है, मैंने जब अपलोड की, आज जैसे एग्जाम्पल के लिए आज 22 तारीख है या 23 तारीख है, राइट, तो 23 से लगा के 23 तारीख का दिन और 24 तारीख का दिन, टोटल 48 आवर के अंदर आप अटेंडेंस के लिए मैसेज मुझे ज़रूर करें। पुराने टॉपिक्स के लिए मैसेज ना करें, राइट। उसमें यदि आपने नहीं किया है तो वो आपकी एब्सेंट काउंट होगी। तो यहाँ पर जैसे ही यूट्यूब पर जिस दिनांक को आपकी क्लास अपलोड होती है, उस दिनांक से, उस समय से 48 घंटे के अंदर, एक दिन में आपको अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। हो सकता है कभी आपको नेट इशू हो, सर्वर डाउन हो, बैटरी नहीं हो, आप किसी काम में व्यस्त हैं, राइट। तो ये सारी सुविधाओं को देखते हुए मैं 48 आवर्स का समय आपको दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, राइट। तो मैं 48 आवर्स तक आपकी अटेंडेंस का वेट कर सकता हूँ। इसके बाद में आपकी अटेंडेंस फीडबैक के लिए, रिप्लाई के लिए मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पर पहला चीज़ यही बताना चाह रहा हूँ कि एसएमएस के अंदर, या जैसे ही मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्लास को अपलोड करता हूँ, राइट, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जैसे ही क्लास को अपलोड करता हूँ तो नीचे क्लास को देखकर आप तुरंत अपना नाम के साथ प्रेजेंट सर लिख कर रिप्लाई कर दें,
और उसी को देखकर मैं अपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट के अंदर अपडेट कर दूंगा आपकी प्रेजेंट को। सेकंड टॉपिक मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि सबमिट द फाइल वर्क। आप जितना जल्दी हो सके, राइट, और मेरा ये कहना है कि 25 से पहले, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कभी भी आ सकते हैं, 5-4 दिन में, 6 दिन में कभी भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आ जाएंगे। 5 दिन पहले, 2 दिन पहले भी मैं आपको कॉलिंग करके कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आ गए हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फुल तैयारियाँ चल रही है, कंप्लीटली श्योर है वो होंगे ही होंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको अपनी फाइल वर्क के लिए 2 या 3 दिन के अंदर आप अपनी फाइल नहीं बना पाओगे और फाइल के सारे मार्क्स कट जाएंगे आपके। लॉकडाउन का यहाँ पर कोई भी आपको एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कब से, और क्योंकि सिलेबस का रिक्वायरमेंट भी है और इन्फॉर्म भी कब से कर चुके हैं। इसके बाद है मेक एनसीपी फॉर एमएसएन क्लिनिकल प्रैक्टिस। आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उनकी एनसीपी बनाने की प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। इसकी साइट जो है वो साइट भी मैंने आपको बता रखी है। उस साइट पर जाके आपको सारे एनसीपी बने बनाए रेडीमेड मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसे अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। आगे लेंगे अपडेट योर कॉन्टैक्ट नंबर। जिन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास अपडेट नहीं है वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट कराएं, या कॉलेज रिसेप्शन पर कॉल करके अपने कॉन्टैक्ट नंबर, जिनकी सिम बंद हो गई है या फिर इनकमिंग नहीं होने की वजह से, उनका जो रिचार्ज बैलेंस नहीं होने की वजह से इनकमिंग बंद हो गई है, राइट, या डीएक्टिवेटेड हो गए कॉन्टैक्ट, ऐसे सारे स्टूडेंट्स वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर को रिसेप्शन पे अपडेट कराएं। कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस है हम उस कॉन्टैक्ट नंबर पे ही आपको इन्फॉर्म करेंगे। यदि आपके पास इंफॉर्मेशन ऑन कॉल नहीं आती है, इसका मतलब आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर को अपडेट नहीं किया है और इससे आपको लॉस हो सकता है। कॉलेज हमेशा आपके बेनिफिट के लिए ही कॉल करेगी, राइट। आगे बढ़ेंगे। कॉल मी ऑन दिस नंबर फॉर अपडेटिंग योर कॉन्टैक्ट नंबर। आप अपने, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास सेव नहीं है, राइट, और वो यस सर लिख देते हैं, तो मैं उनको प्रेजेंट कैसे मानूँ, कौन स्टूडेंट है, मुझे तो कोई आइडिया रहता नहीं है, राइट। तो इसीलिए आप एक बार अपने नाम के साथ प्रेजेंट सर लिखें, ताकि मैं भी उसे नेक्स्ट टाइम से उसे अपने आपके नाम के अकॉर्डिंग उस कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर लूँ और आपकी अटेंडेंस में भी प्रॉब्लम ना आए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि आपको यदि किसी तरह की क्वायरी है, राइट, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें। डायरेक्ट क्या करें? कॉल करें। कॉल में क्या होगा, कम समय के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, कैसे बुक लेना है, सारा गाइडेंस हम दे सकते हैं। डोंट रिप्लाई विद द मैसेज। मैसेज आपके लिए सिर्फ अटेंडेंस के लिए ही आप मैसेज को यूज़ करें, राइट। व्हाट्सएप मैसेज आप जो करते हैं, राइट, वो सिर्फ आप अटेंडेंस के लिए ही मैसेज करें। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है तो वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि सभी के मैसेज में देखकर उनको रिप्लाई करूं, टाइपिंग करके उनका डिस्क्रिप्शन रिप्लाई करूं, तो ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, राइट। तो शॉर्ट एंड स्वीट मेथड आपको बता रहा हूँ। आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करें कि सर इस क्वेश्चन में ऐसा है, इस क्वेश्चन में ऐसा है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए, इसका मीनिंग क्या होता है सर, इसको फिर से बताएं सर। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, वो सारा मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछें। तो ये सारी चीज़ें नोटिस थी। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉलन कैंसर, राइट। कॉलन कैंसर आज का हमारा टॉपिक है, कॉलन कैंसर। तो ये 9 मिनट हमने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ख़त्म कर दिए। अब आगे बढ़ेंगे कॉलन कैंसर इंट्रोडक्शन। कॉलन कैंसर इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर दैट बिगिंस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जी दोस्तों, मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि यहाँ पर जो अपनी इंटेस्टाइन रहती है, राइट, इंटेस्टाइन में इस तरह से कॉलन रहती है। ये असेंडिंग कॉलन हो गई, ये ट्रांसवर्स कॉलन हो गई, और ये डिसेंडिंग कॉलन हो गई। ये असेंडिंग कॉलन हो गई, ये ट्रांसवर्स कॉलन हो गई, और ये डिसेंडिंग कॉलन हो गई। और कॉलन के यदि हम डायग्राम की बात करें तो कॉलन जो है इस तरह से कॉलन है, और कॉलन की जो ट्यूब है, इंटरनल ट्यूब की बात करें, राइट, ये जैसे ट्यूब है, तो इंटरनल जो लाइनिंग रहती है कॉलन की, वो रहती है स्क्वेमस सेल एपिथेलियल, राइट। कौन सी सेल रहती है यहाँ पर?
स्क्वेमस सेल्स रहती हैं, राइट। कौन सी सेल रहती है? स्क्वेमस सेल। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कैंसर होने वाली कौन सी सेल है, कौन सी सेल के अंदर कैंसर होता है, मोस्ट कॉमनली कौन सी, किस तरह की सेल में, या मोस्ट कॉमनली कैंसर जो होता है वो किस टाइप की एपिथेलियल सेल के अंदर होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल के अंदर कैंसर बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर सेल डिवीज़न ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि एपिथेलियम एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ पर एपिथेलियल ओल्ड एपिथेलियल डैमेज होकर आउटसाइड जाती रहती है और नई एपिथेलियल बनने के लिए यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स जो है, लाइनिंग सेल्स जो है, इसमें सेल डिवीज़न की स्पीड ज़्यादा होती है। और जीन म्यूटेशन जो होता है वो सेल डिवीज़न के थ्रू ही होता है, राइट। सेल डिवीज़न जब होता है उस समय जीन म्यूटेशन होता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट बनने वाली जो डॉटर सेल्स रहती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ ये कि एपिथेलियल सेल जो है वो कार्सिनोजेनिक एजेंट के कांटेक्ट में ज़्यादा रहती है, एक्सपोजर ज़्यादा होता है इन सेल्स का, राइट, क्योंकि ये आउटर लेयर है। वैसे इंटरनली हैं लेकिन ये आउटर एक्सटर्नल जो भी जैसे फूड मटेरियल हो गया, कार्सिनोजेनिक एजेंट हो गए, राइट, तो वो उनके कांटेक्ट में ये ज़्यादा होती है। तो ये सारा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने देखा कि कॉलन कैंसर। अब यहाँ पर कॉलन कैंसर का मतलब ये है कि जो कॉलन की लाइनिंग है, जो दीवारें हैं, इस दीवार की सेल में एबनॉर्मल अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो जाना स्क्वेमस एपिथेलियल सेल का, राइट। तो इस तरह से ट्यूमर फॉर्मेशन या कैंसर फॉर्मेशन इन द colon, it is called colon cancer, right. Tumor formation or cancer formation in the layer of the colon, it is called colon cancer. तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, colon cancer is a type of cancer that begins in the large intestine. The colon is a final part ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। कॉलन जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक का क्या है? फाइनल पार्ट है। फाइनल पार्ट का मतलब कि वो एक अंतिम भाग होता है डाइजेस्टिव, उसके बाद रेक्टम आ जाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक की एंडिंग आ जाती है। तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल का फाइनल पार्ट हो जाता है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, कॉलन कैंसर टिपिकली अफेक्ट्स द ओल्डर एडल्ट। ये टिपिकली ओल्डर एडल्ट्स के अंदर पाया जाता है। थ्रू इट कैन हैपन्स दैट एनी एज, राइट। वैसे तो ये यूजुअली किसी एज में हो सकता है, लेकिन ओल्डर एडल्ट्स जो हैं, मतलब कि आपको एबो 40 प्लस एज के जो पर्सन है उनके अंदर कॉलन कैंसर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यूजुअली एज स्मॉल नॉन कैंसरस बिनाइन, स्टार्टिंग में ये बिनाइन फॉर्म में रहता है, नॉन कैंसरस फॉर्म में रहता है, राइट। स्टार्टिंग के अंदर ये नॉर्मल कैंसर रहता है, नॉर्मल स्मॉल ट्यूमर रहता है, जिसको अपन बिनाइन या कलम के नाम से जानते हैं, या छोटा सा मांस या छोटी सी गठान या छोटा सा लंप जो इंटेस्टाइन या ये अपना जो कॉलन है उसके अंदर स्मॉल फॉर्म में, छोटे फॉर्म में ये रहता है, लेकिन ये बाद में बढ़ता है। जब ये छोटा रहता है, क्लम्प रहता है, इसको हम पॉलिप के नाम से जानते हैं। पॉलिप मतलब एक छोटी सी फुंसी या गठान जिसको हम पॉलिप कहते हैं, तो उस फॉर्म में ये अवेलेबल होता है या हो जाता है। फ्रॉम ऑन इनसाइड ऑफ द कॉलन, कॉलन के अंदर की तरफ, राइट। ओवर द, अंदर की तरफ मतलब जो इनर लाइनिंग, जो एपिथेलियल सेल की लाइनिंग है उस जगह पर। ओवर टाइम सम ऑफ दोज पॉलिप कैन बिकम कॉलन कैंसर। कुछ पॉलिप इसमें क्या होते हैं, कैंसर का रूप लेते हैं। पॉलिप में बी स्मॉल एंड प्रोड्यूस फ्यू इफ एनी सिम्टम्स। जो पॉलिप रहता है वो स्मॉल रहता है, राइट, और कुछ सिम्टम प्रोड्यूस वो कर सकता है। फॉर रीजन्स द डॉक्टर रिकमेंडेड रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट टू हेल्प prevent the colon cancer by identifying and removing the polyp before they turn into the cancer. यदि किसी पर्सन को, आप स्टाफ नर्स हो, आप हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, ध्यान से सुनना, आप स्टाफ नर्स हो, आप हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हो, आपकी ड्यूटी इमरजेंसी के अंदर है, राइट, या ओपीडी के अंदर है, तो आउटसाइड से कोई पेशेंट आता है और ये कंप्लेन डॉक्टर के सामने ये कंप्लेन कहता है कि मुझे जो है
मोशन पास करने के अंदर पेन होता है, राइट, मुझे अंदर गठान जैसी महसूस होती है, या बवासीर या पाइल्स जैसी कंप्लेन करता है, तो हम ये डाउट कर सकते हैं कि उसके कॉलन के अंदर पॉलिप हो सकता है, राइट। तो डॉक्टर उनको ये एडवाइस करते हैं कि पॉलिप को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या साइज़ है, पॉलिप की लोकेशन क्या है, कितना सीवियर है। फिर डॉक्टर दूसरा इंस्ट्रक्शन ये भी देता है कि इसका ट्रीटमेंट आप टाइम टू टाइम लीजिएगा। 1 सेकंड, एक्सक्यूज मी। सो मैं आपसे ये कहना चाह रहा कि यदि आप कोई पेशेंट है, वो आता है डॉक्टर के सामने और डॉक्टर उनको ये कहते हैं कि आप तो या तो ट्रीटमेंट लीजिए, टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लीजिए, राइट। इसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा, यदि पॉलिप ज़्यादा है, बड़ा है, तो उसे सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी क्लासेज में मैंने आपको बताया कि ट्यूमर जो है वो फर्स्ट ग्रेड में यदि पॉलिप वगैरह रहता है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में किया जाता है। यदि वो अपने कैंसर फॉर्म में आ जाता है तो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड में उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। और थर्ड फोर्थ ग्रेड में आता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस मीन्स पेशेंट जो है उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स जो इसमें अफेक्ट हो जाते हैं, और ये एक तरह से मैलिग्नेंट या मेटास्टेसाइज्ड हो जाता है। फिर हमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी ज़्यादा मात्रा में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा आते हैं, राइट। तो केस सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। इफ़ कॉलन कैंसर डेवलप्स, many treatments are available help to control it, including surgery, radiation therapy, drug treatments such as the chemotherapy, targeted therapy and immunotherapy। तो ये सारी जो थेरेपीज हैं हमने पिछली क्लासेस में देख रखी है। आगे बढ़ेंगे। कॉजेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज RUHS यूनिवर्सिटी के अंदर, राइट, मीन्स आपकी जो यूनिवर्सिटी है BSc नर्सिंग के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस जो बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि राइट डाउन द इटियोलॉजी ऑफ कॉलन कैंसर, राइट, डिफाइन द कॉलन कैंसर, describe the sign and symptom of colon cancer, what are the diagnostic evaluation of colon cancer, right। या फिर इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, और उसके अंदर 4 टॉपिक्स दे देंगे, कॉलन कैंसर दे दिया, स्टमक कैंसर दे दिया, लीवर कैंसर और ओरल कैंसर, राइट। तो आपको उनको डिस्क्राइब करना है, शॉर्ट नोट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉजेज इटियोलॉजी यही रहेगी इसके अंदर, जो हमने पहले देखा था कि DNA के अंदर म्यूटेशन आना। यदि DNA के अंदर म्यूटेशन आता है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, कॉज करेगा, क्या कॉज करेगा, कॉलन कैंसर कॉज करेगा। सेकेंड पैराग्राफ है, हेल्दी सेल्स ग्रो एंड डिवाइड इन orderly way to keep your body functioning normally, but when the cell's DNA is damaged and become cancerous, cell continue to divide even when new cell are not needed. As the cell accumulate they form a tumor। का मतलब ये है कि जो सेल्स हैं उसके अंदर DNA और जीन म्यूटेशन नहीं हुआ है, जब तक नॉर्मल DNA है, नॉर्मल जीन है, सेल भी नॉर्मल रहती है और नॉर्मल सेल के अंदर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेल डिवीज़न होता है। लेकिन जब जीन म्यूटेशन हो जाता है या DNA के अंदर एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं तो सेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें भी एबनॉर्मल चेंजेस आएंगे, और सेल के एबनॉर्मल चेंजेस होने के कारण से उसके अंदर जो डिवीज़न होगा वो रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं होगा। बॉडी के अंदर जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही सेल डिवीज़न करना है, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा, अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रोथ होता रहता है, जबकि बॉडी को न्यू सेल्स की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन कैंसर सेल अनकंट्रोलेबल, रेगुलरली, कंटिन्यूसली, एबनॉर्मल, पर्पसलेस ग्रोथ करती रहती है। थर्ड पैराग्राफ है, विथ टाइम द कैंसर कैन ग्रो to divide and destroy normal tissue nearby. The cancer cells can travel to part of the body from the deposit their metastasis। यदि एक जगह पर है तो बेनाइन के नाम से है, और ये ब्लड स्ट्रीम या लिम्फ स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के अदर एरिया में जाता है तो मेटास्टेसिस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मेन कॉज इसका क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का कैंसर हो, सबका एक कॉमन कॉज होता है जीन म्यूटेशन।
लेकिन जीन म्यूटेशन करने के लिए फैक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे रहते हैं। जैसे कि ईसोफेजियल कैंसर या लंग कैंसर की बात करें तो उसके लिए मोस्ट कॉमनली जो कैंसर रहता है वो क्या रहता है, स्मोकिंग हो गया, एल्कोहलिज्म्स हो गया, वो लंग कैंसर के लिए मोस्ट, लिवर कैंसर के लिए एल्कोहल हो गया, राइट, लंग कैंसर के लिए स्मोकिंग हो गया, बवासीर और ये जो पाइल्स, फिशर, फिस्चूला और हाई फैटी डाइट या स्पाइसी डाइट, ये सब कॉलन कैंसर के लिए मोस्ट कॉमन फैक्टर हो गए। तो फैक्टर वेराइटी टाइप के फैक्टर हो सकते हैं, राइट, रेडिएशन वगैरह हो गया ब्रेस्ट कैंसर के लिए, राइट। तो इस तरह से कैंसर की साइट पर डिपेंड करता है किस जगह पर कैंसर है, उसका मोस्ट कॉमन फैक्टर अलग हो सकता है, लेकिन कॉजेटिव एजेंट तो एक ही है और वो क्या है, जीन म्यूटेशन। आगे बढ़ेंगे। कॉलन कैंसर, कॉलन कैंसर के अंदर रिस्क फैक्टर्स, तो हम अभी रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। पहले रिस्क तो ये कि पर्सन ओल्डर एज का होगा। यदि पर्सन ओल्ड एज का है तो उसे कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। सेकंड है अफ्रीकन अमेरिकन रेस। अफ्रीकन अमेरिकन रेस के जो पीपल हैं, राइट, जो अफ्रीकन और अमेरिका कंपैरेटिवली यदि हम देखें ग्लोबल लेवल पर यदि हम देखें तो अफ्रीकन और अमेरिकन के अंदर कैंसर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रेस का भी यहाँ पर इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट है द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर और पॉलिप। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर और पॉलिप का मतलब यह है कि कोई पर्सन है, उसकी खुद की एक कोई ऐसी हिस्ट्री हो कि उसे पहले कोलन का या रेक्टल का कोई पॉलिप हुआ है, राइट, या कोई ऐसा पहले का नियरेस्ट उस कॉलन एरिया के आसपास का कोई कैंसर हुआ हो जिसे रेडिएशन थेरेपी दी गई हो, उसके साइड इफेक्ट से भी ये कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी इंटेस्टाइनल कंडीशंस, जैसे कि कोलाइटिस, राइट, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया और कॉन्स डिजीज हो गया। ये क्या है, इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर्स जो आते हैं जिसके अंदर इंटेस्टाइन लॉन्ग टर्म तक इन्फ्लेम्ड रहती है, राइट, लंबे समय तक इन्फ्लेम्ड रहती है और लंबे समय तक इन्फेक्शियस रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से ये प्रीवियस कोई डिजीज कंडीशन है लंबे समय तक, वो भी एक तरह से क्या है, रिस्क फैक्टर्स है। इनहेरिटेड सिंड्रोम, राइट, नेक्स्ट पॉइंट ये रहा अपना, इनहेरिटेड सिंड्रोम दैट इंक्रीज्ड कॉलन कैंसर रिस्क। इनहेरिटेड सिंड्रोम मीन्स ये एक तरह से मीन्स पूर्वजों में, राइट, अपने जो पूर्वज हैं उनके अंदर कभी कैंसर रहा होगा पास्ट में, तो वो डॉटर के अंदर या फ्यूचर में आने वाले जो अपने वंशज हैं उनके अंदर भी वो कैंसर हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर जीन रिलेटेड मैटर है, राइट, तो जेनेटिकल फैक्टर्स भी यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब वही जो अपन ने पहला देखा है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लो फाइबर डाइट। फाइबर डाइट नहीं ले पाना, अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी होना कि फास्ट फूड लेते हैं जिसके अंदर फाइबर डाइट नहीं होती है। फाइबर डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स नहीं होंगे, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स नहीं होंगे तो कॉन्स्टिपेशन और इरिटेशन हो जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन में इरिटेशन होगा तो वो कैंसर का रूप लेती है सेल्स। नेक्स्ट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हैवी लाइफस्टाइल जो रहती है, जो मीन्स दौड़ भाग वाली रहती है और एक आराम वाली लाइफ रहती है, तो प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज है या नहीं है, तो ये चीज़ें भी हमारे कैंसर होने को ट्रिगर कर सकती हैं, शुरू कर सकती है। नेक्स्ट है डायबिटीज़, ओबेसिटी। डायबिटिक पेशेंटों के अंदर कैंसर के चांसेस देखे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट ओबेसिटी वालों में भी देखे जाते हैं। इसके बाद स्मोकिंग। स्मोकिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिस्क है कैंसर की वो बढ़ जाती है निकोटिन के बॉडी में आने से। नेक्स्ट है अल्कोहल। ये भी एक तरह से कार्सिनोजेनिक एजेंट है जो कि कैंसर क्रिएट कर सकता है, लिवर कैंसर भी कर सकता है ये। और लास्ट है रेडिएशन थेरेपी, राइट। लास्ट टॉपिक अपने क्या है, रेडिएशन थेरेपी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे। कोलन कैंसर। कोलन कैंसर के सिम्टम्स में बिगनिंग में यही रहेगा कि चेंजेस इन द बोवल हैबिट,
राइट। डायरिया हो सकता है, पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, चेंजेस इन द कंसिस्टेंसी, स्टूल के अंदर स्टूल जो लिक्विड हो सकता है, टाइट हो सकता है, राइट, हार्ड हो सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। कैंसर यदि पर्सन के रेक्टल ब्लीडिंग या जो अपना डाइजेस्टिव ट्रैक से ब्लीडिंग की कंप्लेन करता है, लॉन्ग टर्म तक हील नहीं हो रही, तो वो कैंसर पे भी डाउट होता है डॉक्टर्स को। तो बायोप्सी भी यहाँ चांसेस रहते हैं। पहले इन्फेक्शन पे डाउट करते हैं, फिर वो कैंसर पे या पॉलिप पे या फिर पाइल्स पे भी वो डाउट करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड इन योर स्टूल, स्टूल के अंदर ब्लड होना, या फिर परसिस्टेंट वॉमिटिंग डिस्कम्फर्ट सच एज द क्रैम्प, गैस और पेन, या तो क्रैम्प होना, गैसेस होना या पेन होना। फीलिंग ऑफ योर बॉवल डज नॉट एम्प्टी कम्प्लीटली, राइट, बॉवल कम्प्लीटली खाली नहीं हुआ है, इस तरह की फीलिंग आता है। फीलिंग ऐसी आती है कि मुझे यूरिन आ रही है, यूरिन आ रही है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया है। किस कारण से? कॉलन के कारण से ट्यूमर हुआ है, और उसका प्रेशर बढ़ने से ब्लडर पे कंप्रेशन आ रहा है। ब्लडर पे जब प्रेशर आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ब्लडर अभी फुल है, मुझे यूरिन करना है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो ये सिम्टम आता है। नेक्स्ट है वीकनेस एंड फटिंग, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, क्योंकि इंटेस्टाइनल फंक्शन यहाँ पर लॉस है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इस कारण से वेट लॉस भी यहाँ पर होता है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट पेशेंट को नहीं मिल पाते हैं। आगे है डायग्नोसिस। क्या क्या डायग्नोस करेंगे? कोलोनोस्कोपी करेंगे, राइट। कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी से भी होता है, एक कोलोनोस्कोप इंस्ट्रूमेंट से भी करते हैं, जो इंटरनल विजुअलाइजेशन होता है, देखा जाता है इंटरनल लेयर ऑफ द कॉलन को। दूसरा है बायोप्सी, कॉलन के टिश्यू को लेबोरेटरी में भेजा जाता है कैंसर सेल्स का पता करने के लिए। किसके द्वारा करेंगे? माइक्रोस्कोप के द्वारा करेंगे, एबनॉर्मल कैंसर सेल्स को देखने के लिए। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ऑफ ट्यूमर्स, राइट। ट्यूमर जो है उसका मॉलिक्यूल, किस तरह का मॉलिक्यूल है उसके अंदर, वो देखा जाता है। जीन के अंदर एबनॉर्मलिटी क्या है, प्रोटीन किस तरह का है, ये सारे टाइप इसमें देखे जाते हैं। हमको सिर्फ नाम याद रखना है, नाम इनफ है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर ये देखा जाता है कि आयरन की कमी तो नहीं है, राइट, या फिर उसके अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट है सीटी स्कैन, MRI और USG, ये तीनों ट्यूमर के नोड को, लंप को स्कैनिंग करके इमेज में दर्शा देते हैं, राइट। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, इमेजिंग टेस्ट हो गए। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे, राइट। चेस्ट एक्सरे भी एक तरह से इमेजिंग टेस्ट हो गया। एक्सरे से ये पता चलता है कि कैंसर वगैरह तो यहाँ पे नहीं है। और लिम्फ नोड के अंदर यदि कॉलन में कैंसर है तो लिम्फ नोड वगैरह एबनॉर्मल मिलेंगे। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, राइट। तो ये भी एक तरह से क्या इमेजिंग टेस्ट है, जो ट्यूमर की गठान को स्कैन करके डिस्प्ले करता है मॉनिटर पे, और उसका प्रिंट आउट भी निकलता है। आगे बढ़ेंगे सर्जरी। सर्जरी यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है और कोलोस्टोमी हो सकती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सपोज ये एब्डोमन है, राइट। क्या है? एब्डोमन है। एब्डोमन के अंदर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, एक पाइप, छोटा सा रॉड लाइक कह सकते हैं, ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जिसे बोलते हैं, वो एक होल करके अंदर डाला जाता है एब्डोमन में, एक दूसरा डाला जाता है इस तरह से। एक के अंदर कैमरा रहता है, एक के अंदर कटिंग मटेरियल, सुचरिंग मटेरियल रहता है, और ये सारा जो भी कैमरा रहता है वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है मॉनिटर पे, और दिखता है कि एब्डोमन में क्या चीज़ें हैं। डॉक्टर इसको देखता है, राइट, और सर्जरी होती है यहाँ पर। तो ये स्मॉल होल करके ही इंटरनल, इसके अंदर लार्ज इंसिजन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंसिजन लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। स्मॉल बोर किए जाते हैं जिसके अंदर लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट अंदर जाता है और कैंसर सेल्स को रिमूव करता है, या फिर वहाँ से बायोप्सी वगैरह लेने के लिए ये चीज़ें काम आती हैं। तो ये हो गया लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जिसको आप ज़्यादा डिटेल में देखना है तो इसके वीडियो बहुत सारे अवेलेबल हैं, नेट में देख सकते हैं, एनिमेटेड वीडियोस भी हैं, राइट। तो लेप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल कैंसर सर्जरी होती है जिसके अंदर कोलोरेक्टम जो है उसका कैंसर को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। दूसरा है कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का मतलब ये है कि रेक्टल कैंसर यदि होता है तो कोलोस्टोमी की जाती है। एक बार फिर डायग्राम बना के समझा देना चाहूँगा आपको, राइट। डायग्राम बना के बता देना चाहूँगा कि किस तरह से होता है। सपोज करो कि ये एब्डोमन है, ये क्या है? एब्डोमन है। 1 सेकंड। सपोज करो ये एब्डोमन है, राइट। और एब्डोमन पे क्या होता है, जैसे कि एक इंटेस्टाइन बना रहा हूँ मैं, ये कॉलन हो गया, राइट। इस तरह से ये कॉलन हो गया,
ओके। और कॉलन के नीचे मैं यहाँ छोटा सा ये रेक्टम बना दिया, राइट, रेक्टम हो गया। अब सपोज करो कि रेक्टम के अंदर कोई ट्यूमर है या ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट, या इस एंडिंग पे कोई ट्यूमर आ गया, तो स्टूल मूवमेंट कैसे होगा, स्टूल पास कैसे होगा? स्टूल पास तो नहीं हो पाएगा। तो स्टूल पास नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर इस एरिया को कट करके ओपन करके एब्डोमिनल वाल के साथ ओपन कर दिया जाता है, इस तरह से, राइट। तो एब्डोमेन के वाल के साथ ओपन कर दिया जाता है और एब्डोमिनल वाल से ये स्टूल बाहर आ जाता है। तो इसी सर्जरी को अपन कहते हैं कोलोस्टोमी, राइट। कोलोस्टोमी के डायग्राम आप देख लीजिएगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कोलोस्टोमी, तो कोलोस्टोमी में क्या होता है इस तरह, लेकिन ये टेम्पररी होता है। जब कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है इसको वापस हील किया जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, इसके अंदर केयर की ज़रूरत होती है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, राइट। नेक्स्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसके अंदर कैंसर सेल को रिमूव करना, एब्लेशन हटाने के लिए हम रेडिएशन का यूज़ करते हैं, जिसको हम क्रायो एब्लेशन भी कहते हैं, जो कि पिछली क्लासेस के अंदर हमने इस सारे पैराग्राफ को स्टडी कर रखा है। आगे बढ़ेंगे। सर्जरी, इंट्रा ऑपरेटिव रेडिएशन, राइट। इंट्रा ऑपरेटिव रेडिएशन का मतलब ये है कि जब सर्जरी चल रही है तो ड्यूरिंग सर्जरी रेडिएशन की ज़रूरत यदि पड़ती है तो रेडिएशन वहाँ पे दिए जाते हैं ताकि वो कैंसर सेल्स डायरेक्ट वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए। ब्रेकीथेरेपी का मतलब ये होता है एक्सटर्नल रेडिएशन। ब्रेकीथेरेपी मीन्स एक्सटर्नल रेडिएशन, इंटरनल रेडिएशन। ब्रेकीथेरेपी मीन्स इंटरनल रेडिएशन। इंटरनल रेडिएशन में क्या होता है, एक छोटा सा डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ मैं आपको। व्हाट इज़ द इंटरनल रेडिएशन, राइट। सपोज करो ये बॉडी है और बॉडी के अंदर सपोज करो ये ट्यूमर है, राइट। ये क्या है, ट्यूमर है, राइट। ये ट्यूमर सेल्स हैं। अब इंटरनल रेडिएशन में क्या होता है कि ये ब्लू कलर में जो आपके सामने रेडियो एक्टिव एजेंट है जो कि इंजेक्ट किया गया है, ब्लैक कलर में ये ट्यूमर है, राइट। लेकिन ब्लू कलर वाला ये क्या है, रेडियो एक्टिव एजेंट है। रेडियो एक्टिव एजेंट को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया या इंजेक्ट किया गया है बीचों बीच, ट्यूमर के बीचों बीच में। तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ रेडिएशन रिलीज करेगा, और रेडिएशन रिलीज करेगा तो कैंसर सेल्स क्या हो जाएंगी, इसमें डैमेज हो जाएंगी, और नॉर्मल सेल इसमें रह जाती है, बच जाती है। नॉर्मल सेल डैमेज नहीं होती है। नॉर्मल सेल यदि पार्शियली डैमेज हो भी सही तो नॉर्मल सेल के अंदर क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को वापस रीहील कर दे, लेकिन कैंसर सेल्स जो हैं वो रेडिएशन से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यदि रेडिएशन का ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है तो नॉर्मल सेल्स भी कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए ये सारे मेथड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट होता है। और रेडिएशन थेरेपी फॉर द रेक्टल कैंसर, रेक्टल कैंसर के लिए जो रेडिएशन थेरेपी दी जाती है वो नियो एडजुवेंट थेरेपी दी जाती है, ठीक है। श्रिंक द ट्यूमर, जिसके अंदर ट्यूमर श्रिंक हो जाता है। जो ट्यूमर सेल्स हैं ये अभी दूर दूर हैं, लेकिन एब्लेशन करने से ये सेल्स क्या हो जाती है, पास पास आ जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। फिर इसे सर्जिकली क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या हो गया, सेल हो गए। PDF जो है इसका PPT नोट्स हैं, आपको सब अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको आप आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में प्लान किया है इसको, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बैठना है, रीड आउट करना है। अभी रीड आउट नहीं करोगे तो बाद में रीड आउट करना है। जितना रीड आउट करोगे, रीड करने की प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी, राइट। और रीड करोगे तो एक्सप्लेन करने का स्किल भी आपके अंदर डेवलप होगा, क्योंकि कैसे टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया जाता है, कैसे लाइनिंग को अरेंज किया जाता है, वो सारी चीज़ आपको रीड करने से ही पता चलेगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपना रहता है रेडिएशन थेरेपी। दो तरह की रहती है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन और इंटरनल बीम रेडिएशन। अब ये तीसरा वर्ड है अपने पास, स्टेरियोटिक रेडिएशन। स्टेरियोटिक रेडिएशन का मतलब ये रहता है कि एक्सटर्नल बीम रेडिएशन जो रहती है वो स्पेशली किसी एक टारगेट पर, राइट, स्पेशली किसी एक स्मॉल एरिया के टारगेट पर फोकस की जाती है। तो उसे अपन स्टेरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। एक बार रीड आउट करके बता दे रहा हूँ मैं। स्टेरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल बीम रेडिएशन। ये एक्सटर्नल बीम रेडिएशन की तरह ही होता है, राइट, या उसी का टाइप है। दैट मे यूज्ड इफ अ ट्यूमर हैज स्प्रेड टू द लीवर और लंग। दिस टाइप ऑफ द रेडिएशन थेरेपी डिलीवर अ लार्ज प्राइसेज रेडिएशन डोज टू अ स्मॉल एरिया। एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया के लिए वो लार्ज रेडिएशन
लार्ज डोज ऑफ रेडिएशन, एक छोटे से एरिया पे फोकस किया जाता है। इस तरह के रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, स्टेरियोटैक्टिक रेडिएशन, राइट। तो ये एक्सटर्नल बीम रेडिएशन का ही टाइप है, लेकिन स्टेरियोटैक्टिक का मीनिंग ये होता है। आगे बढ़ेंगे, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स रहते हैं, जो पिछले क्लासेस में मैंने आपको जो बताया वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, राइट। और कीमोथेरेप्यूटिक जो एजेंट हैं वो मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो अपने इस तरह से जो ड्रग्स हैं ये कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट हैं। कुछ ड्रग्स जो है एक्चुअल में मोस्ट ऑफ ड्रग्स जो इसमें इंजेक्टेबल ड्रग्स ही होते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू पेरिफेरल एरिया में जाते हैं और जो ट्यूमर के नियरेस्ट और सराउंडिंग एरिया में जाके ट्यूमर सेल्स को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे और किल कर देंगे। तो ये कैप्सिटाबिन, राइट, फ्लूरोयूरेसिल, ये इस तरह से जो है इरिनोटेकेन, राइट, ये सारी जो मेडिसिन्स हैं ये सब कैंसर के लिए अवेलेबल हैं। इसके सिस्प्लेटिन एक तरह से सिस्प्लेटिन मोस्ट कॉमनली सिस्प्लेटिन जो है विनक्रिस्टिन, राइट, विनक्रिस्टिन, सिस्प्लेटिन, इस तरह के जो केमिकल्स ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले कीमो ड्रग्स हैं। आगे बढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये अपनी लास्ट स्लाइड थी और ये आपके लिए नोटिस था, राइट। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉलन कैंसर। ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंतर्गत आपको 2 to 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है, राइट। और रोल ऑफ नर्स के लिए, रोल ऑफ नर्स इन कॉलन कैंसर, रोल ऑफ नर्स फॉर द पेशेंट विथ कॉलन कैंसर। तो इसके लिए मैं आपको अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर एक लिंक बताऊंगा, राइट। अगली क्लास को आपको ज़रूर देखना है। उसके अंदर आपको एक लिंक बताऊंगा जिसके अंदर आपको सारे डिजीज़ कंडीशंस की रोल ऑफ नर्स बने बनाए रेडीमेड आपको मिल जाएंगे। आप उसे सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो, राइट। और एकदम वैलिड जो जिसको अपन कहते हैं ऑथेंटिकेटेड कंटेंट है, उस साइट से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। आप कहीं पर भी जाओ, इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी हॉस्पिटल में काम करें, वो रोल ऑफ नर्स वैसे ही रहेंगे, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, हर जगह वो वैलिड हैं। तो वो लिंक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर उस स्लाइड को जोड़ना रह गया है, तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप देखिएगा और उस लिंक को बताऊंगा जिसमें आपको सबके एनसीपी, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग असिस्मेंट, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली आपको मिल जाएंगी। तो ऑल द बेस्ट, ओके। और ये इन नोटिस का ध्यान रखिएगा, सारे नोटिस सीरियसली आपको फॉलो करना है, सारे पॉइंट्स। ऑल द बेस्ट।